अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ एक क्रांतिकारी 63 दिन भूख हड़ताल करता है। ये भी तय हुआ कि हड़ताल के दौरान अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वे दवाएं भी नहीं लेंगे और जहां तक संभव हो अफसरों को उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने के प्रयासों को कामयाब नहीं होने देंगे। अंग्रेज उन्हें भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जब जबरदस्ती दूध पिलाने की उनकी योजना असफल हो जाती है तो उनकी नाक के नथुने में पाइप डाला जाता है, लेकिन उस वीर ने उस पाइप को अपने दांतों से दबा लिया। डॉक्टर ने फिर दूसरे नथुने से पाइप डालने की कोशिश की तो उस क्रांतिकारी वीर को लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो। तब भी उन्होंने अपना मुंह खोले बिना पाइप को पेट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। पेट में जाने के बजाय दूसरा पाइप उनके फेफड़ों में चला गया। दर्द से उनकी आंखें पलटने लगीं, लेकिन डॉक्टर ने उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा और उनके फेफड़ों में एक सिर लगभग 900 ग्राम दूध उड़ेल दिया गया। उन निर्दयी डॉक्टर्स को लगा कि वो सफल हो गए और उन्हें वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वे अगले कैदी की तरफ बढ़ गए। भूख हड़ताल की ये सच्ची कहानी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कर्मठ क्रांतिकारी और मास्टर जी नाम से प्रसिद्ध जतीन्द्र नाथ दास की। उनकी इस भूख हड़ताल ने उनको भूख हड़ताल का ही पर्याय बना दिया। जब भी अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल की बात की जाती है तब एक ही नाम हमारे जहन में आता है, जतीन्द्र नाथ दास। दुनिया के इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। उनके पहले ऐसा बलिदान आयरिश क्रांतिकारी टेरेंस मैक्सवेल ने किया था। 1921 में 74 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। जय हिंद। इस वीडियो में हम जतीन्द्र दास की इस भूख हड़ताल से जुड़े उन पलों को कैद करने की कोशिश करेंगे जिसने भारत के क्रांतिकारियों को बलिदान की राह दिखाई। क्रांतिकारी भगत सिंह से मुलाकात से लेकर भूख हड़ताल तक हम जतीन्द्र दास के जीवन के इस पक्ष को इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। दिसंबर 1928 की बात है। कांग्रेस सम्मेलन के दौरान जब भगत सिंह कलकत्ता गए हुए थे, वहां फणींद्र घोष ने उनकी मुलाकात क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ दास से करवाई। ये मुलाकात कपिला टोल लेन के उत्तर में एक पार्क में करवाई गई थी। ये उस समय की बात है जब भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उन्हें बम बनाना सिखा दे, और जतीन्द्र नाथ दास को बम बनाने में महारत हासिल थी और ये कला उन्होंने सचिंद्र नाथ सान्याल से सीखी थी। शुरुआत में जतीन्द्र नाथ भगत सिंह को बम बनाना सिखाने के लिए राजी नहीं हुए, लेकिन भगत सिंह के बार बार कहने पर वो इसके लिए राजी हुए। भगत सिंह द इटरनल रेवेल किताब में मलविंदरजीत सिंह बढ़ेज लिखते हैं कि भगत सिंह ने जतीन्द्र से कहा कि इसके लिए उन्हें आगरा आना होगा, लेकिन जतीन्द्र ने आगरा के स्थान पर कलकत्ता आने को कहा। जतीन्द्र ने कहा कि चूंकि इस समय आगरा में सर्दी का समय होगा, इसलिए बम बनाने के लिए ज़रूरी गन कॉटन के लिए बर्फ नहीं मिल पाएगी जो कलकत्ता में आसानी से उपलब्ध होगी, इसलिए कलकत्ता में ही बम बनाना उपयुक्त होगा। उन्होंने फणींद्र नाथ और भगत सिंह से कहा कि वे उन्हें कलकत्ता में एक जगह बता दें। फणींद्र ने इसके लिए आर्य समाज मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल का एक कमरा चुना। भगत सिंह ने उन्हें बम बनाने की सामग्री खरीदने के लिए 50 रुपए दिए। उन्होंने कॉलेज स्क्वायर की पास की दुकानों से सारा सामान खरीद लिया। जब भगत सिंह कलकत्ता से वापस लौटे तो जतीन्द्र ने उन्हें बमों के 2 खोल दिए। आगरा पहुंचकर क्रांतिकारियों को बम बनाना सिखाया गया। फरवरी 1929 में जतीन्द्र नाथ दास ट्रेन से क्रांतिकारियों के गढ़ आगरा पहुंचे, जहां भगत सिंह ने उन्हें स्टेशन पर रिसीव किया। वहां जतीन्द्र का नया नाम मास्टर जी रखा गया। आगरा में बम बनाने के लिए हींग की मंडी में एक घर किराए पर लिया गया। वहां उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए कई बम बनाए और वहां मौजूद लोगों को बमों का कवर डिजाइन करना, गन कॉटन से फ्यूज बनाने और विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग भी दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सदाशिवराव और फणींद्र ने झांसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर जाकर इस बम का परीक्षण भी किया।
एक दिलचस्प बात यह भी है कि क्रांतिकारी बनने से पहले जतींद्र ने 1920-21 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और कई बार वो जेल भी गए थे। उनको बंगाल की कई जेलों में रखा गया था और तरह तरह की यातनाएं भी दी गई थीं और उस समय वो जेल प्रशासन के खराब व्यवहार के विरोध में 23 दिनों तक भूख हड़ताल पर चले गए थे। उसके बाद उनको बंगाल की जेल से शिफ्ट कर मियांवाली जेल भेज दिया गया। आंदोलन समाप्त होने के बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी, लेकिन देश की आज़ादी के लिए लड़ने के अपने जज्बे को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जब 7 नवंबर 1926 में काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद स्वतंत्रता सेनानियों की धरपकड़ शुरू हुई तो जतींद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जतींद्र नाथ गंभीर, कम बोलने वाले मृदुभाषी व्यक्ति थे। हालांकि वो कम बोलते थे, लेकिन उनके साथी उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। उनको लाहौर षड्यंत्र केस के सिलसिले में एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। ये उनकी अब 5वीं गिरफ्तारी थी। उन दिनों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी भूख हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी। तब से तय किया गया कि सरकार को झुकाने के लिए कुछ और कॉमरेड भूख हड़ताल पर चले जाएं। उस समय सिर्फ जतीन दास को ही भूख हड़ताल का पूर्व अनुभव था, लेकिन वो भावनात्मक कारणों से भूख हड़ताल करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था भूख हड़ताल रिवॉल्वर और पिस्टल की लड़ाई से कहीं कठिन होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने 10 जुलाई 1929 को बेहतर जेल सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भी तय हुआ कि हड़ताल के दौरान अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वे दवाएं भी नहीं लेंगे और जहां तक संभव हो अफसरों को उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने के प्रयासों को कामयाब नहीं होने देंगे। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी शिव वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, शुरू में तो सभी कॉमरेडों ने चलना फिरना जारी रखा और सरकार ने भी इस उम्मीद में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि शरीर में कमजोरी आते ही वो अपनी हड़ताल तोड़ देंगे। जेल अधिकारी हमें लालच देने के लिए हमारे कमरे में खाने की चीजें रख देते थे। जैसे उनकी पीठ मुड़ती, सारे कॉमरेड उन खाने की चीजों को नष्ट कर देते। जतीन दास अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने उन खाने की चीजों की तरफ नजर भी नहीं डाली। 10 दिन बाद जब कुछ कैदियों की हालत बिगड़ना शुरू हुई तो सरकार द्वारा बुलाए गए डॉक्टरों ने जबरदस्ती भूख हड़ताल पर बैठे कैदियों को दूध पिलाने का बीड़ा उठाया। शिव वर्मा लिखते हैं, 8 या 10 तगड़े लोग आगे आकर हम में से किसी एक को घेर लेते, फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर जमीन पर लिटा देते। जब तक कि उसकी ताकत रहती कैदी उसका विरोध करता, लेकिन 1 बनाम 10 के मुकाबले में ये लोग कैदी पर भारी पड़ते और उसे गिरा देने में सफल हो जाते। फिर उसकी नाक के जरिए उसके पेट में एक लंबी ट्यूब डाल दी जाती। हड़ताली कैदी या तो जोर से खांसता या फिर ट्यूब के पेट में जाने में अवरोध खड़ा करता। कभी कभी वो ट्यूब नाक से फिसलकर मुंह में आ जाती और वो उसे अपने दांतों से दबा लेता। यहाँ पर डॉक्टर के धैर्य की परीक्षा होती। कभी कभी डॉक्टर अपना धैर्य खो देते और उस कैदी को उसी हाल में छोड़कर अगले कैदी की तरफ बढ़ जाते। डॉक्टर की इसी जद्दोजहद में जतीन दास के साथ बड़ा हादसा हुआ। जतींद्र को इस पूरी कवायद का पहले से ही अंदाजा था, इसीलिए डॉक्टर ने पहले दिन ही उनसे हार मान ली। जिस डॉक्टर का जतीन दास से वास्ता पड़ा था वो पहले लाहौर के एक मेंटल हॉस्पिटल का इंचार्ज था और उसे लोगों को जबरदस्ती दूध पिलाने में महारत हासिल थी। दिमागी मरीजों के साथ लगातार रहने के कारण उसका अपना स्वभाव भी उन जैसा हो गया था। जतींद्र के सामने दाल न गल पाने के कारण वो चिड़चिड़ा हो गया था। उसने सबके सामने दास को चुनौती देते हुए कहा था, देखता हूं कल तुम कैसे मेरे काम में अड़ंगा डालते हो। 26 जुलाई को सारे कैदियों को निपटा देने के बाद वो डॉक्टर जतीन दास के पास आया। जब जबरदस्ती दूध पिलाने का पहला चरण असफल हो गया तो उसने पहले जतीन की नाक के नथुने में पाइप डाला। दास ने उस पाइप को अपने दांतों से दबा लिया। शिव वर्मा लिखते हैं, डॉक्टर ने फिर दूसरे नथुने से पाइप डालने की कोशिश की। दास को लगा जैसे उनका दम घुट रहा हो, तब भी उन्होंने अपना मुंह खोले बिना पाइप को पेट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की।
पेट में जाने के बजाय दूसरा पाइप उनके फेफड़ों में चला गया। दर्द से उनकी आंखें पलटने लगी, लेकिन डॉक्टर ने उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा और उनके फेफड़ों में एक से लगभग 900 ग्राम दूध उड़ेल दिया। डॉक्टर को लगा कि वो सफल हो गए हैं और जतीन दास को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर वे अगले कैदी की तरफ बढ़ गए। जतीन दास से जुड़ी हुई एक और घटना है जहां हमें मालूम पड़ता है कि उन्होंने इस दौरान दवा और इंजेक्शन लेने से मना कर दिया था। दास की खराब हालत देखकर उनके करीब 1 दर्जन साथी उनके पास पहुंच गए। जतीन के शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। उनको रह रहकर तेज खांसी उठ रही थी और उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उनकी हालत देखकर वहां मौजूद उनके साथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने जतींद्र को एक पलंग पर लिटा दिया। तब तक दास करीब करीब बेहोशी की हालत में पहुंच चुके थे। जब डॉक्टर ने उनके मुंह में दवा डालनी शुरू की, उनके शरीर से पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई और उन्होंने चिल्लाकर कहा नहीं। जब उनके साथियों ने जोर देकर कहा कि वो दवा ले लें, तो वे उस समय मुस्कुराते रहे। अंत तक उन्होंने ना तो खुद को इंजेक्शन लगवाने दिया और ना ही कोई दवा ली। थक हार कर जब डॉक्टर चले गए, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली। खुद को चारों ओर से अपने साथियों से घिरा देखकर वो एक बार फिर मुस्कुराए और बहुत कमजोर आवाज में जितेंद्र सान्याल को संबोधित करते हुए बोले, अब वो मुझे कभी कुछ नहीं खिला पाएंगे। उस दिन के बाद वो धीरे धीरे मौत के करीब जाते चले गए। कुछ दिनों में उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। उनके सारे शरीर में जहर फैल गया। उनकी आंखें आधी मूंदी रहने लगी। डॉक्टर उन्हें अनीमा देना चाहते थे, लेकिन दास इसके लिए राजी नहीं हुए। शिव वर्मा लिखते हैं कि किसी ने सरकार को सुझाया कि शायद जतींद्र दास भगत सिंह की बात सुन ले। इस काम के लिए भगत सिंह को सेंट्रल जेल लाया गया। भगत सिंह के अनुरोध पर वो ऐसा करवाने के लिए तैयार हो गए। इस पर एक जेल अधिकारी ने उन्हें उलाहना दिया कि पहले तो आप अनीमा करवाने के लिए तैयार नहीं थे, भगत सिंह के कहने पर आप इसके लिए क्यों राजी हो गए। जतींद्र का जवाब था, मिस्टर, आपको अंदाजा भी है कि भगत सिंह कितने महान हैं, मैं उनकी किसी बात को नहीं टाल सकता। इसी तरह जब एक बार भगत सिंह ने उनसे दवा लेने के लिए कहा, तो उनका जवाब था, देखो भगत सिंह, मुझे मालूम है कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता, इसीलिए भविष्य में मुझसे इस तरह का अनुरोध मत करना। उनकी बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार उन्हें पहले मेयो अस्पताल भेजना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो सरकार उन्हें जमानत पर छोड़ने के लिए राजी हो गई। इस बीच जेल कमेटी ने भी सिफारिश की कि जतींद्र को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे अपनी इज्जत का मामला बनाते हुए इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह नामक किताब के लेखक कुलदीप नायर लिखते हैं, सरकार ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की पेशकश की, लेकिन जतींद्र नाथ इसके लिए राजी नहीं हुई। किसी व्यापारी ने प्रशासन के कहने पर उनकी जमानत के लिए पैसे भी जमा करा दिए, लेकिन जतींद्र ने इसे मानने से मना कर दिया। सरकार ने दावा किया कि वो उन सभी कैदियों को रिहाई की मांग कर रहे थे जो भूख हड़ताल पर थे, लेकिन ये सही नहीं था। उन्होंने इस मामले को जेल में मिल रही सुविधाओं पर हो रही लड़ाई से अलग रखा था। कुछ दिनों के बाद जेल अधिकारियों ने जतीन दास को पूरी ताकत से जेल से बाहर फेंकने की कोशिश की। दास ने जेल सुप्रीडेंट को कहलवाया कि वो जमानत स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर अंग्रेज सुप्रीडेंट ने ईसा मसीह के नाम पर कसम खाई कि वो जबरदस्ती जतीन को उनकी इच्छा के खिलाफ जेल से हटाने की कोशिश नहीं करेगा। करीब 1 हफ्ते बाद जतींद्र ने हम सब लोगों को इकट्ठा किया। उनके भाई किरण दास को उनके साथ रहने की इजाजत दी गई। वो एक बिस्किट का पैकेट लेकर आए। जतींद्र ने एक एक बिस्किट हम सबको देकर कहा, हम अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ रहे हैं, ये हमारा आपके साथ आखिरी खाना है, ये मेरे आपके प्रति प्रेम का प्रतीक है। हम सब ने वो बिस्किट खाया। फिर उन्होंने नजरुल इस्लाम का वो मशहूर गीत सुना, बोलो वीर चिर उन्नत माम शीर। वो देर रात तक अपनी कमजोर आवाज में हम सबसे बात करते रहे। वो उन लोगों के बारे में हमसे पूछते रहे जो उस समय हमारे साथ नहीं थे। ये सब बातें एक तरह से उस चिराग की तरह थीं जो बुझने से पहले फड़फड़ाता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बातें करना बंद कर दिया। उनके हाथ और पाँव में सूजन आ गई और आंखें करीब करीब बंद हो गईं।
इस हालत में भी उन्होंने अपना सिर हिलाकर हर सवाल का हाँ या ना में जवाब दिया। भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 सितंबर को जब उनकी हालत और गंभीर हो गई, डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन देना चाहा। डॉक्टर्स की गलतफहमी थी कि करीब करीब बेहोश जतींद्र को पता नहीं चलेगा कि उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनके हाथ पर स्प्रिट लगाई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और फटी हुई आवाज में चिल्लाए, नहीं। ये सुनते ही डॉक्टरों के बढ़ते कदम पीछे चले गए। कुछ देर बाद उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन जेलों में बंद उनके साथियों को उनके अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल ले जाया गया। उनके चारों ओर खड़े होकर उन्होंने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। जतीन दास ने 63 दिनों के अनशन के बाद दम तोड़ा था। उस समय उनकी उम्र केवल 25 साल थी। डॉक्टरों ने भी एक पंक्ति में खड़े होकर उनके सम्मान में सिर झुकाया। जेल के अंग्रेज सुप्रीडेंट ने उनके सम्मान में अपनी टोपी उतारकर उन्हें सैनिक सैल्यूट दिया। उसी दिन वायसराय ने लंदन संदेश भेजकर सूचित किया, षड्यंत्र केस के जतीन दास जो भूख हड़ताल पर थे, आज दोपहर 1:10 पर उनकी मौत हो गई। पिछली रात भूख हड़ताल कर रहे 5 लोगों ने अपनी हड़ताल तोड़ दी। अब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही हड़ताल पर हैं। जतींद्र दास की हालत बिगड़ने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे लाहौर में फैल गई और अस्पताल के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनके पार्थिव शरीर को कलकत्ता लाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 600 रुपये भेजे। लाहौर से कलकत्ता के बीच हर स्टेशन पर हजारों लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। जेल से लाहौर स्टेशन तक उनकी शव यात्रा का नेतृत्व दुर्गा भाभी ने किया। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चल रहे थे। कानपुर स्टेशन पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने पहुंचकर जतीन दास को श्रद्धांजलि दी। इलाहाबाद स्टेशन पर कमला नेहरू उनके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थीं। जब उनका पार्थिव शरीर हावड़ा पहुंचा, तब सुभाष चंद्र बोस स्वयं वहां पहुंचे। हुगली नदी के तट तक पार्थिव शरीर को पहुंचने में घंटों लग गए। रास्ते भर जतीन दास के पार्थिव शरीर पर फूल बरसा जाते रहे। सबसे मार्मिक श्रद्धांजलि आयरिश क्रांतिकारी टेरेंस मैक्सविनी की विधवा मैरी मैक्सविनी की तरफ से आई। उनके पति ने सन 1921 में 74 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया था। मैरी ने लिखा, हमारा परिवार जतीन दास की शहादत के दुख और गर्व में भारत के लोगों के साथ खड़ा है। आज़ादी ज़रूर आएगी। पंजाब के 2 नेताओं मोहम्मद आलम और गोपी चंद भार्गव ने जतीन दास की मृत्यु के विरोध में पंजाब काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू ने 14 सितंबर को सेंट्रल असेंबली में लाहौर जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सरकार पर मानवीय भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मदन मोहन मालवीय ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा, सरकार को याद रखना चाहिए कि ये लोग उच्चतम आदर्श वाले लोग हैं, जिनके साथ सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को 47 के मुकाबले 55 वोटों से स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जतीन नाथ दास की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी शहादत के 18 साल बाद अंग्रेजों को भारत से हमेशा के लिए जाना पड़ा। अन्याय के खिलाफ 63 दिनों तक भूख हड़ताल करके अपना बलिदान देकर जतीन दास ने अनेक क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। उन्होंने भारतीयों को यह संदेश दिया कि हमें अन्याय के खिलाफ अपनी जान की बाजी भी लगा देनी चाहिए। उनकी शहादत ने क्रांतिकारियों के मनोबल को बढ़ाया और अंग्रेजों को ये अनुभव करने पर मजबूर कर दिया कि यदि वो इसी तरह से अन्याय करते रहेंगे तो इसका प्रतिरोध भी उन्हें देखना पड़ेगा। जतींद्र नाथ दास का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमिट रहेगा और उन्हें भूख हड़ताल का पर्याय हमेशा माना जाएगा।